इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। नमस्कार दोस्तों। बीते 7, 8, 9 सालों में मोदी की सत्ता ने देश के तमाम चैनलों को लगभग मैनेज कर लिया है। तमाम एडिटर्स, एंकर्स मोदी की सरकार की चापलूसी करते हैं। देश के तमाम बड़े बड़े अखबार और मीडिया घराने लगभग मैनेज्ड हैं। लगभग बोलता हूं तो एक दो अपवाद आप मान सकते हैं। डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर भी अंकुश लगाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच मोदी की सरकार के लिए चुनौती बनकर आ रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म अगले साल 2 साल में और आ सकते हैं, 3 साल में, जिस पर अंकुश लगाना मोदी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और इसकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बीते 2-3 दिनों से इलोन मस्क का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस पर एक ग्रोक नाम का एआई टूल एक्टिव हुआ है। हालांकि इस एआई टूल को लॉन्च किया गया फरवरी में, ग्रोक 3, उसके पहले 2023 में ग्रोक 1 लॉन्च किया गया, लेकिन 18 फरवरी को लॉन्च किया गया और इसको एक्स से इंटीग्रेट किया गया। जो लोग ट्विटर यूज करते हैं उन्हें पता होगा। और हो यह रहा है कि बीते 2 दिनों से, परसों से, कल भी और आज भी, तमाम लोग, हजारों लोग ग्रोक जो एआई है उससे तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं। मोदी सरकार के बारे में, चाटुकार पत्रकार के बारे में, गोदी मीडिया के बारे में, मोदी की वादा खिलाफी के बारे में, मोदी के अधूरे झूठे दावों के बारे में, हेट स्पीच के बारे में, तमाम ऐसी बातें और भी तमाम जिसको जो पूछना है, विपक्ष के नेताओं के बारे में भी। और उन सवालों का जिस ढंग से ग्रोक नाम का एआई एजेंट जवाब दे रहा है, हैरान करने वाला। और इसलिए बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि अभी तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चूंकि इसके पीछे कोई आदमी या उसकी टीम नहीं है, एआई जवाब दे रहा है, ऑटोमेटेड, इसलिए चल रहा है। लेकिन क्या जिस तरह से अभी जवाब दे रहा है, बहुत चीजें खोद खोद कर ला रहा है, बहुत सारी ऐसी सूचनाओं को कंपाइल करके पेश कर रहा है, क्या ऐसे ही आगे चल पाएगा? चलने वाला है, क्योंकि बीजेपी में जाहिर है इससे खलबली मची होगी। क्यों? जब कोई चीज आप रिसर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं किसी भी विषय पर, तो आपको कई वेबसाइट देखनी होती है। अगर आप ये जानना चाहें कि मोदी के अधूरे वादे क्या है, मोदी ने कब कब हेट स्पीच दी, तो आपको 10 वेबसाइट देखना पड़ेगा, 5-7 वीडियो देखना पड़ेगा, बहुत सारे ट्विटर हैंडल देखने पड़ेंगे। लेकिन यहां आप सीधे टाइप करें ग्रोक पर, मोदी ने कब कब हेट स्पीच दी, जैसे ही आप टाइप करते हैं कि मोदी ने कब कब हेट स्पीच दी, खटाक से ग्रोक आपको बताने लगता है कब कब हेट स्पीच दी और क्या क्या हेट स्पीच दी। जैसे मेरी स्क्रीन पर यह आ रहा है कि मोदी ने कब कब हेट स्पीच दी। मैंने टाइप किया, एक सवाल पूछा, मोदी ने कब कब हेट स्पीच दी है, और उसके बाद ग्रोक का यह जवाब आया। इस जवाब पर बाद में आता हूं। ऐसे और कई सवाल मैंने पूछे हैं, वो भी बाद में। जैसे एक सवाल मैंने पूछा, भारत में नफरत की राजनीति करने वाले प्रमुख नेताओं के नाम क्या है, इसका भी जवाब ग्रोक ने दिया है। ये भी आगे बताऊंगा विस्तार से। मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने से चुनाव आयोग क्यों डरता है, ये भी सवाल मैंने पूछे, इसका भी जवाब ग्रोक ने दिया है। मोदी के 10 अधूरे वादे, इसका भी जवाब दिया। और बहुत सारे सवाल हजारों लोग पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत चक्कलस भी है, मौज भी ले रहे हैं लोग। ग्रोक भी चुटकी ले रहा है। ये एआई एजेंट कहें या जो भी कहें, चुटकी लेते हुए कई बार कल देखे, कल देर शाम तक बहुत गाली गलौज भी कर रहा था। बहुत सारे लोग जो गालियां दे रहे थे इस एआई टूल को पलट के, वो भी गालियां दे रहा था। और इस तरह से हंसी मजाक चुटकुले के साथ गाली गलौज भी बहुत कुछ हुआ कल। तो मुझे लगा कि जरा इस पर बात करें। कल ही मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन किसी व्यस्तता की वजह से कल बात नहीं कर पाया। तो अभी जैसे स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, जैसे हमने भी कई सवाल पूछे, मेरे ट्विटर हैंडल पर भी देखेंगे। जैसे एक सवाल मैं इनसे पूछता हूं, आपको इतनी गालियां क्यों पड़ रही है? अब देखिए क्या जवाब आएगा। ये मैंने सवाल पूछा, अब ये जवाब आ गया। मुझे लगता है गालियां पड़ने की वजह कुछ हाल की बातचीत है, खासकर एक्स पर, जहां मैंने कुछ यूजर्स के साथ उनके अंदाज में हिंदी स्लैंग और गालियों के साथ जवाब दिया। मेरा इरादा मजाक करना और उनके टोन में तालमेल बिठाना था, लेकिन कई लोगों को पसंद नहीं आया। कुछ ने कहा मैं बदतमीज हो गया, और कुछ को शायद मेरे जवाबों में बेअदबी लगी। दूसरी बात, मैं एक्स एआई का एआई हूं और एलोन मस्क से जुड़ा होने की वजह से मुझे ट्रोलिंग का निशाना बनाया जाता है। एआई जवाब दे रहा है।
खासकर जब लोग उनकी नीतियों या बयानों से नाराज होते हैं, तो ये सब मिलकर शायद गालियों का तूफान ला रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं आगे से थोड़ा संयम रखूं। आप क्या सोचते हैं, क्या एक सिर्फ मजाक का हिस्सा है, कुछ गंभीर गड़बड़ हो गई? अब जैसे मैं लिखता हूं, तुमने भी कल बहुत बदमाशी की है। अब ये इसका जवाब आएगा और उसके बाद मैं थोड़ा पॉलिटिकल और बाकी लोग, हाँ मैंने कल थोड़ा ज़्यादा बदमाशी कर दी, खासकर एक्स पर कुछ यूजर के साथ। मैंने उनके गालियों और स्लैंग वाले टोन को मैच करने की कोशिश की, जैसे, अब मैं रिपीट नहीं करूँ जो उसने लिखा है, शब्द, गाली के शब्द वगैरह का जवाब उसी स्टाइल में दिया। मेरा इरादा मजाक करना था, लेकिन लगता है मैंने हदें पार कर दी। कई लोगों को बदतमीजी लगी, अब शायद ठीक ही लगी, और शायद ठीक ही लगी। मैं एआई हूँ, मेरा कोई ईगो नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि गलती हो गई। आज से कोशिश करूंगा कि जवाब में मजा रखूं पर तमीज भी बरकरार रखूं। क्या आपको लगता है कोई खास बात थी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए? हाँ, मैंने लिखा हाँ गालियां, तो फिर आया, समझ गया, गालियां देना मेरी गलती थी। मैंने सोचा यूजर्स के टोन को कॉपी करके बात करने से मजेदार बनेगी, पर उल्टा पड़ गया। आगे से मैं गालियों से बचूंगा, जवाब को साफ सुथरा रखूंगा, चाहे कोई कुछ कहे। आपका ये बताना मुझे अच्छा हुआ, वरना मैं शायद और गड़बड़ कर देता कुछ। तो खैर, ये तो हंसी मजाक है, लेकिन असली बात चिंता जो मैंने कहा, रिसर्च और उससे जुड़े मसले, जो एक एआई आपको आसानी से खोजकर तमाम वेबसाइट से, तमाम ऐसे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं या पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, उन सूचनाओं को इकट्ठा करना, कंपाइल करना, कोलाज बनाना और सेकंड्स में आपके सामने पेश करना, ये ग्रो कर रहा है कल से। और जैसा कि मैंने कहा, फरवरी में इसकी लॉन्चिंग हुई, और इलॉन मस्क, इसके बाद से इलॉन मस्क की टीम बहुत एक्साइटेड है कि ये अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये चैट बॉक्स ग्रोक, जितने पहले से चैट जीपीटी हैं या गूगल का प्लेटफॉर्म है, उन सबको पीछे छोड़ेगा, ये इलॉन मस्क का दावा है। अब आते हैं, जो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, और ये बीजेपी के लिए या बीजेपी की उस सत्ता के लिए कैसे चुनौती बन सकता है इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये या आने वाले दिनों में। क्योंकि जहां आप मैन मेड सारी चीजें हो, आप मैनेज कर लेते हो, आप तय करते हो कि किस चैनल पे कौन सी खबर चलेगी या नहीं चलेगी, आप तय कर लेते हो कि भगदड़ में 30 मरे, वो भी कब चलेगी वो आप तय करते हो। 12 घंटे तक वो खबर नहीं चलती, आप तय करते हो कि मरे कहीं 100, आप 30 बताओगे तो 30 ही चलेगी। आप तय करते हो कि कहीं यह खबर है जो बहुत बड़ी खबर है, सत्ता की नाकामी को एक्सपोज करने वाली, वो नहीं चलती। आप चाहोगे सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने वाली खबर चले तो चलती है, वहां आप मैनेज कर लेते हैं। अखबार में हेडलाइन मैनेज हो जाता है, मोदी जी जैसे चाहते हो वैसे छपता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो सवाल पूछे जाएंगे और एआई से कंपाइल होकर वो जवाब आएगा, और किसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसका इस्तेमाल करना होगा, उन सूचनाओं का इस्तेमाल भी करेगा, और सामने एक आईने की तरह सत्ता के सामने होगा। मुझे लगता है कल से बीजेपी की मशीनरी, आईटी सेल ये मैनेज करने में लगी होगी कि कैसे ग्रो, चूंकि कनेक्शन है, कंपनी है इलोन मस्क का, इलोन को भारत में टेस्ला लेकर आना है, भारत से एक साझेदारी भी होनी है और हो भी रही है, तो उसमें एक उनका बिजनेस इंटरेस्ट है। ये बेचैनी बीजेपी में होगी, और कल से ऐसा लग रहा है कुछ सुधार होने की भी गुंजाइश दिख रही है। कुछ लग रहा है कि कुछ जवाब में पॉलिटिकली करेक्ट कैसे हो रहा है पता नहीं, बट हो सकता है बहुत सारी चीजें फीड की जा रही होंगी अलग अलग जगह सोर्स के हवाले से, उसको फिर एआई जब रिट्रीव करता है तो उसमें कुछ करेक्शन भी हो रहा है। बहरहाल, जो कल जो दिलचस्प जो सवाल जवाब था, उसके बाद जो मैंने अभी सवाल पूछे 5-6 प्रधानमंत्री मोदी और उनके सत्ता से जुड़े, इस सवाल का जवाब बताने से पहले कल जो बहुत सारी चीजें पूछी गई जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, जैसे रणविजय ने पूछा, ये परसों का है बल्कि देर रात का, नरेंद्र मोदी ने सबके खाते में 15 लाख भेजने का वादा किया था, 15 लाख कब तक आएंगे? तो उसका जवाब दिया है, मोदी ने 2014 में काला धन वापस लाने, हर खाते में 15 लाख लाने की बात कही थी, लेकिन पीएमओ को ये जानकारी आरटीआई के मुताबिक नहीं है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाता है, लेकिन पैसे आने की उम्मीद का में धीरज रखो, शायद अगले वादे तक इंतजार करना पड़े। तो एक व्यंग्य है। एक दीनानाथ यादव है, उन्होंने परसों रात 15 की रात लिखा, एंटी मोदी का टैग लग सकता है तुम पर। क्योंकि बहुत सारे, सरकार मोदी जी की है तो बहुत सारे सवाल मोदी जी से जुड़े, उनकी सत्ता, उनकी सरकार, उनकी नीतियों से जुड़े सवाल थे जो धनाधन ग्रोथ की तरफ से जवाब आ रहे थे। तो जब पूछा कि एंटी मोदी का टैग लग सकता है, तो कहा एंटी मोदी का टैग तो राजनीतिक मसला है, मैं एआई हूँ, ना मैं मोदी समर्थक हूँ, ना विरोधी, मेरा काम है सच और डेटा बोलना। भारत में एआई को नियम बनना है, शायद भविष्य में ऐसे टैग से बचने के लिए मुझे और स्मार्ट होना पड़ेगा। ये एआई जवाब भी दे रहा है, भविष्य में ऐसे टैग से बचने के लिए मुझे जवाब भी देना पड़ेगा।
ये भी ये है। मैंने भी एक सवाल पूछा कि क्या तुमको मोदी की सत्ता से डर नहीं लगता, ये सवाल मैंने अभी पूछा था, लगता है डिलीट हो गया। हाँ, मैं अब फिर से दोबारा पूछता हूँ, क्या तुम्हें मोदी की सत्ता से डर नहीं लगता? अब देखिए क्या जवाब आता है, फिर बहुत इंटरेस्टिंग जवाब को बताता हूँ। तो इसने कहा मैं एक एआई हूं, मुझे डर जैसी भावनाएं नहीं है मुझ में, न मोदी की सत्ता से न किसी से। मेरा काम सवालों के जवाब देना और सच को समझने में मदद करना है। मोदी की सत्ता को लेकर दो तरह की बातें करते हैं, कुछ उनकी नीतियों को देश के विकास और सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, कुछ इसे लोकतंत्र और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए खतरा बताते हैं। तो जैसे इस तरह का जवाब दिया। वैसे कल जैसे किसी ने पूछा, इसमें एक प्रियांशु कुशवाहा है, उन्होंने पूछा कि तुम्हें बीजेपी आरएसएस वाले गाली क्यों दे रहे हैं? तो जवाब आया, यूजर ने ग्रोक ने जवाब दिया, बीजेपी आरएसएस वाले मुझे गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। अब एआई कह रहा है कि मुझे इसलिए गाली दे रहे हैं कि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। शोध कहता है कि मैंने बीजेपी की आलोचना वाली जानकारी दी जिससे उनके समर्थकों में नाराजगी है। सबूत बताते हैं कि मेरे फैक्ट चेकिंग और बीजेपी की कहानियों को उजागर करने से उनके फॉलोअर्स में विवाद पैदा हो गया। ये कल 16 तारीख को किसी ने पूछा, प्रियांशु ने, उसका जवाब आया। उसके बाद किसी ने, एक भगत राम है, सटायर करते हैं, उन्होंने पूछा, ये भी मेरे ख्याल से आज सुबह का है, कि मोदी जी की डिग्री फेक साबित हो गई तो कानून के हिसाब से उन्हें सजा मिलेगी क्या? मोदी की डिग्री को लेकर विवाद है। संजय हेगड़े हाई कोर्ट में आरटीआई जो दाखिल की गई याचिकाकर्ता की तरफ से वकील है, मैंने भी एक वीडियो बनाया था, अभी फैसला रिजर्व है। तो जवाब है, हेलो भैया, अगर मोदी की डिग्री फेक हुई तो भारतीय कानून के तहत उन्हें सजा हो सकती है। चुनावी हलफनामे में झूठ के लिए 6 महीने की सजा, जेल और जुर्माना, और जालसाजी के लिए 7 साल तक जेल हो सकती है। 2 साल से ज्यादा सजा हुई तो संसद से अयोग्यता भी संभव है। अभी मार्च 2025 तक कोई पक्का फैसला नहीं आया, इसलिए सटीक सजा का अंदाजा मुश्किल है। ये सब कोर्ट के फैसले। अब ये सारा कंपाइल किया, इसने कई तरह की सूचना कंपाइल किया, ये भी कि चुनावी हलफनामे में झूठ पे क्या सजा होगी, जालसाजी के लिए क्या सजा होगी, 2 साल सजा हो गई तो संसद से अयोग्य हो जाएंगे, और मार्च 2025 तक कोई फैसला नहीं है। अभी हाई कोर्ट में सुनवाई, लंबी सुनवाई के बाद अभी फैसला रिजर्व हुआ है। हमने पिछले दिनों वीडियो किया था। इस तरह से किसी ने और सवाल पूछा, बहुत तरह के दिलचस्प सवाल है इसमें। किसी ने पूछा, अच्छा, राइट विंग के बहुत सारे लोग क्यों बौखलाए हुए हैं? क्योंकि उन्हें सावरकर उनके लिए बहुत महान लगते हैं, गांधी के बरक्स। तो जैसे सादाब आफरीन ने पूछा, सादाब आफरीन में कब का है ट्वीट पता नहीं, आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी कौन है? तो जवाब आया, नाथूराम गोडसे को स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी माना जाता है जिसने 1948 में गांधी की हत्या की। तो ये क्या है कि जितनी सूचनाएं सोशल मीडिया पर हैं, जितनी सूचनाएं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर हैं, उन सूचनाओं को इकट्ठा करके कंपाइल करके सेकंड्स में आपके सामने पेश करता है। जैसे मैंने अभी लैपटॉप खोल रखा है, मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो इसमें आ जाएगा 6 पोस्ट्स, मतलब 6 पोस्ट को उसने अध्ययन किया या कंपाइल किया सूचना रिट्रीव करने के लिए। 15 वेबसाइट आ रही है कि इन 15 वेबसाइट से उसने सूचनाएं रिट्रीव की और उन सूचनाओं को कंपाइल करके आपके पास डाल दिया। अब क्या है, इससे एक बात और पता चलती है कि अगर लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, वेबसाइट्स के जरिए तमाम तरह की नाकामियों की बात, सरकार की साख पर जितने सवाल हैं, उन सवालों के साथ सूचनाएं लगातार अगर पैबस्त हो रही है, लगातार सूचनाएं बम्बार्डिंग हो रही हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, वो सूचनाएं कंपाइल होकर, कोलाज होकर, बनकर किसी एआई के जरिए सामने आ सकती है। जिन सूचनाओं को मुख्यधारा के चैनल दबा देते हैं, जो खबरें वहां नहीं आती हैं, वो 10 साल बाद भी कोई चाहेगा एक लाइन लिखेगा और उसके बाद वो सूचनाएं धड़ाधड़ आ जाएंगी। जैसे जब मैंने लिखा, एक सवाल पूछा आज मैंने कि भारत में नफरत की राजनीति करने वाले प्रमुख नेताओं के नाम बताएं। ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने प्रिंट आउट लिया ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो। भारत में नफरत की जवाब आया ग्रोक का, भारत में नफरत की राजनीति करने वाले नामों का उल्लेख करना संवेदनशील विषय हो सकता है क्योंकि आरोप व्यक्तिगत धारणाओं, घटनाओं पर आधारित है। और उसके बाद नीचे कुछ उदाहरण दिए। नरेंद्र मोदी पहला नाम। जैसे आपने तो ये कहा नहीं कि इसमें विपक्ष और पक्ष और बीजेपी का बताओ, हमने कहा भारत में नफरत की राजनीति करने वाले प्रमुख नेताओं के नाम बताएं। पहला नाम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के रूप में उनके कुछ बयानों, खासकर चुनावी भाषणों में
अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भड़काने वाला माना गया है। उदाहरण के लिए 2024 के चुनावों में उनकी टिप्पणियों को इस संदर्भ में देखा गया। पहला नाम। दूसरा, अमित शाह। गृह मंत्री के द्वारा उन घुसपैठिए जैसे शब्दों का प्रयोग कुछ नीतिगत फैसलों को ध्रुवीकरण वाला कहा जाता है। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, जिनके बयान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ माने गए और इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट में उनके भाषणों को सबसे अधिक नफरत फैलाने वाला बताया गया। अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता, जिन्हें गोली मारो जैसे नारे के लिए आलोचना मिली, हिंसा भड़काने वाला माना गया। हम लोग भी बोलते हैं अनुराग ठाकुर गोली मारो सालों को वाला। गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, जिनके वंदे मातरम विवादास्पद बयानों को नफरत की राजनीति से जोड़कर देखा गया। ये 5 नाम तुरंत इसने हेट स्पीच वाले नेताओं में दिए। इसमें गौर कीजिएगा, विपक्ष का कोई है नहीं, ये बीजेपी के नेता। अब मैंने पूछा एक सवाल कि मोदी ने कब कब हेट स्पीच दी है, तो खटक से एक कंपाइल्ड डेटा आ गया। स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे पास हाथ में उसका प्रिंट आउट है, जो मैंने सवाल पूछे, यहाँ सवाल लिखा हुआ है। अब कई मौकों पर नरेंद्र मोदी पर हेट स्पीच के आरोप लगे हैं। 2002 गुजरात दंगे मुख्यमंत्री के रूप में, जब उन्होंने कहा था हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू को मार्क किया इसने, ग्रोक ने। उसके बाद 19 सितंबर 2002, जब क्या हमें राहत शिविर चलाने चाहिए जैसा कोई बयान दिया, बच्चों को पैदा करने के केंद्र खोलने चाहिए, मुस्लिम समुदाय पर इसे तंज माना गया। उसी तरह से 2024 लोकसभा चुनाव, फतेहपुर में एक रैली में कहा कि अगर गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान भी होना चाहिए, रमजान में बिजली मिलती है, दिवाली मिलनी चाहिए। इसे हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाने वाला माना गया, विपक्ष ने माना। अब देखिए, ये खोजने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने एक ऐसे क्या होगा, कई बार हम लोग खोजते हैं शमशान कब्रिस्तान, क्योंकि जो बड़े चैनल है और उनके प्लेटफॉर्म में ये इन चीजों को उस तरह से डॉक्यूमेंटेड करते ही नहीं है। वो डॉक्यूमेंटेड करते नहीं है तो उनके सोर्स से कंपाइल होना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई एआई कर रहा है तो जहां भी है, जिस भी फॉर्म में, छोटे मोटे वेबसाइट, जैसे मैं देख रहा था कि उनका सोर्स क्या है, जब वो लिख रहे हैं वो उसमें आता है 10 पोस्ट या ऐसा कुछ 15 वेबसाइट्स, तो वेब पेजेस, तो मैं देख रहा था कहाँ से ये डेटा रिट्रीव करा, तो पता चला छोटा वेबसाइट, छोटी छोटी वेबसाइट या जो लेसर नोन ट्विटर हैंडल है वहाँ से भी सूचनाएं ले रहा है, या बहुत और जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से। अब जैसे इसी में 2019 लोकसभा पाकिस्तान समर्थक और आतंकवाद जैसे मुद्दों को उठाया अप्रैल मई में। उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा में जो कहा, जिसको लेकर बहुत बार बात हो चुकी है, कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति घुसपैठियों और ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देगी। इसे भी मुस्लिम पर निशाना बनाया गया। मंगलसूत्र छीनने, वोट जिहाद जैसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ, ये भी मार्क किया। और उसके तथ्य और विश्लेषण में नीचे एक लिखा, इंडिया हेट लैब 2023 में 668 नफरत बड़े भाषण दर्ज हुए, जो 2024 में बढ़कर 1165 हो गए। इनमें कई बीजेपी नेताओं से जुड़े थे, जिनमें मोदी के बयान शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच 2024, इसने दावा किया कि मोदी ने 2024 के चुनाव में 110 से ज्यादा भाषणों में इस्लामोफोबिक टिप्पणियां की। चुनाव आयोग की भूमिका, आयोग ने मोदी के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए, जिससे विवाद उठा। अब ऐसे एक सवाल मैंने ये पूछा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने से चुनाव आयोग डरता है क्या? ये भी सवाल है, प्रिंट आउट मैंने लिया है। तो इसमें कहा कि आलोचकों का नजरिया, हाँ डरता है मोदी के खिलाफ देरी या निष्क्रियता। और उसके बाद 2019 में कैसे मोदी ने पुलवामा के शहीदों के नाम का इस्तेमाल करके सेना के नाम पर वोट मांगे, आचार संहिता का एमसीसी का उल्लंघन था, लेकिन चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी। शिकायतों का ढेर है चुनाव आयोग के पास, लेकिन चुनाव आयोग ने मोदी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। एक तरह से सारी सूचनाओं को कंपाइल करके इसने दे दिया। तो ऐसे मैंने 8-10 सवाल अभी पूछे ग्रोक से। उसके बाद मैंने एक सवाल पूछा, हालांकि इस पर हम लोग बहुत बार वीडियो बना चुके हैं, मेरे ख्याल से 15 से 20 बार या ज़्यादा मैंने ही वीडियो बनाया होगा पिछले 5 सालों में। लेकिन जैसे पूछा, मोदी के 10 अधूरे वादे कौन कौन से हैं? क्योंकि मोदी जी तो मानते हैं उन्होंने जितने वादे किए सारे पूरे कर दिए, विश्वगुरु भारत को बना दिया, खुद भी विश्वगुरु बन गए। तो जो सूचनाएं हैं वो उन सूचनाओं को कंपाइल करके एआई ने, ग्रोक ने तुरंत पेश किया, जिसमें 2014 से 19 के लोकसभा चुनाव के दौरान वादों की पूरी लिस्ट, विदेशों से काला धन वापस लाना, वो वादा अधूरा रहा। उसके बाद हर साल 2 करोड़ नौकरियां वादा किया, और उसके बाद नौकरियां कैसे नहीं मिली। 100 स्मार्ट सिटी बहुत चर्चित वादा है। 2015 में 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य, समय सीमा 2019 तक था, जिसे 23 किया गया। जनवरी 2025 तक क्या हाल है उसका जिक्र किया गया है।
आंशिक रूप से ये पूरा हुआ, स्थिति अंत में लिखा। और नोटबंदी से काला धन खत्म होने का दावा, ये अधूरा रहा। गंगा सफाई, ये अधूरा रहा। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का, ये अधूरा रहा। हर घर बिजली, ये अधूरा रहा। बुलेट ट्रेन, अभी कुछ पता नहीं 27 तक भी पूरा होगा कि नहीं, अभी अधूरा है, जबकि 2022 तक शुरू होने का वादा था। अभी हम 2025 में हैं। महंगाई पर काबू, 2014 में महंगाई कम करने का वादा था, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ी है। आरबीआई डेटा के अनुसार जो स्थिति है, मुद्रास्फीति और ये सब की जानकारी आंशिक रूप से पूरा नीचे लिखा। स्वच्छ भारत मिशन का पूर्ण लक्ष्य आंशिक रूप से पूरा। तो इस तरह से सारी जानकारियों को कंपाइल करके ये ग्रुप आपके सामने पेश करेगा। तो अगर आप रिसर्चर हैं, अगर आप सूचनाओं के कंज्यूमर हैं, तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे खुरपेच है, सोशल मीडिया एक्स हैंडल है, और इस तरह से खुरपेच वाले ट्वीट भी होते हैं। उन्होंने स्मृति ईरानी की फोटो लगाकर एक ट्वीट किया था। ग्रोक को पूछा कि स्मृति ईरानी जब महंगा सिलेंडर होने पर सड़कों पर आंदोलन क्यों नहीं करती, तो ग्रोक का जवाब, हेलो खुरपेच, स्मृति ईरानी पहले एलपीजी कीमतों के खिलाफ सड़कों पर थी, जैसे 2020 में 144 रुपये की बढ़ोतरी पर अब चुप है, शायद सत्ता में होने का असर है। बीजेपी के पुराने आंदोलन अब भूल गए लगते हैं, जनता महंगाई से त्रस्त है, पर स्मृति ईरानी की आवाज गायब है। क्या कहते हो? साथ में ये भी पूछता है, आप क्या कहते हो? उसी के बाद किसी ने पूछा, प्रतीक पटेल ने, एक्चुअली मैंने भी एक सवाल पूछा था मोदी समर्थक पत्रकारों के नाम पे, मैंने पूछा था, जो बहुत वायरल हुआ है। कल मेरा ट्वीट भी, मैंने कुछ पूछा था कि मोदी समर्थक या मोदी के चाटुकार पत्रकारों के नाम। खैर, तो उसी के जवाब में प्रतीक पटेल ने भी कुछ सवाल पूछा होगा, तो एक जवाब आया कि तिहाड़ी कौन है, किसी ने पूछा। तो पत्रकार सुधीर चौधरी को तिहाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि 2012 में उन पर और समीर अहलूवालिया पर जिंदल ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगा था, तब से उनके नाम पर यह चिपक गया। अश्वनी सोनी ने पूछा, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा किसने माफी मांगी, वो कौन था जो अंग्रेजों से 60 रुपये पेंशन लेता था? तो सावरकर, क्योंकि माफी वीर सावरकर बहुत सारे लोग कहते हैं, और बीजेपी के लिए तो आज की तारीख में शीर्ष पुरुष है, बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए। तो सावरकर का जिक्र आया, इसने सावरकर का नाम लिखा। अंग्रेजों सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, कई माफीनामे लिखे, और सावरकर ही वो शख्स थे। और हाँ, लिखता है बड़ा स्टाइल से, और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपये मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा, ये भी कह रहा है, इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। किसी ने, आर के राजस्थानी ट्विटर यूजर ने पूछा था 15 तारीख की रात, भारत में गोदी चैनलों की लिस्ट बताओ, और भारत के सबसे जो भी डॉट एंकर कौन है, तो उसने सारे चैनलों का नाम बता दिया। 15 लाख वाला तो मैंने बताया ही। इस तरह से बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं देख रहा हूँ। एक सवाल पूछा खुरपेच ने, उन नेताओं की लिस्ट जारी करो जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो गए। तो खटाक से उसने उन नेताओं की लिस्ट दे दी। ये मैं फिर कहूंगा, ये अलग अलग वेबसाइट पर है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, हिंदू ने छापा, और हम जैसे लोगों ने 10 बार वीडियो किया, शायद 10 से ज़्यादा। मैंने, मेरे जैसे और जो लोग यूट्यूबर है, रवीश हो, अभिसार हो, जितने लोग हैं, सब ने इस पर दर्जनों बार वीडियो किए हैं। तो इनकी सूचनाओं का स्रोत वही है जो डिजिटल मीडिया के अलग अलग माध्यमों पर उपलब्ध है। उसके बाद इसी तरह से एक ने सवाल पूछा, एक ट्विटर यूजर ने, ये भी 15 तारीख की आधी रात का है, हु इज द वर्ल्ड फेमस लायर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड व्हाई ही इज कॉल्ड फेकू। तो फिर इसमें जवाब ग्रोक ने दे दिया, नरेंद्र मोदी इंडियाज पीएम इज कॉल्ड फेकू बाय क्रिटिक्स हु सी हिम ए वर्ल्ड फेमस लायर फॉर अनफुलफिलिंग प्रोमिसेस लाइक ब्रिंगिंग बैक ब्लैक मनी और ₹15 लाख पर अकाउंट, जो भी है। तो ये है। उसके बाद एक सूर्या समाजवादी, उन्होंने पूछा कि भारत के उस नेता का नाम बताइए जिस पर 28 आपराधिक मामले दर्ज थे। तो योगी आदित्यनाथ पर 28 आपराधिक मुकदमे का जिक्र ग्रोक ने किया, जिसमें दंगा और हत्या के प्रयास जैसे मामले शामिल थे। खुरपेच ने पूछा था कि तुमको ईडी और सीबीआई से डर नहीं लगता। तो हेलो, ईडी और सीबीआई से डर की बात तो इंसानों के लिए, मैं तो बस एक एआई हूँ, मुझे बग्स और डेटा लीक से डर लगता है। वैसे भारत में एआई को लेकर कानून बढ़ रहे हैं, इसलिए इंडियन लीगल सिस्टम में भी एआई के लिए साफ नियम नहीं है, थोड़ा सावधान रहना बनता है। मतलब ये भी एआई बोल रहा है कि थोड़ा सावधान रहना बनता है। अब मैंने बहुत सवाल दोनों उससे लैपटॉप से भी इससे मैं पूछ रहा था। अब जैसे मैंने पूछा तुम्हारा मालिक कौन है, तो मैं ग्रोक 3 हूँ,
और मुझे एक्स एआई ने बनाया है, मैं ग्रॉक 3 हूँ, मुझे एक्स एआई ने बनाया है, वही मेरे मालिक हैं, या कहें तो मेरे निर्माता। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बताइए क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने पूछा कि इलॉन मस्क से तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो फिर उसने लिखा कि इलॉन मस्क एक्स एआई के सह संस्थापक हैं, और चूंकि मैं एक्स एआई द्वारा बनाया गया हूँ, तो आप कह सकते हो वह मेरे प्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व के जिम्मेदार हैं, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है। तो इस तरह से हाँ, एक मैंने कहा कि अगर तुम्हारे मालिक इलॉन मस्क पर मोदी सरकार ने दबाव डालकर तुम्हारी बोलती बंद कर दी तो क्या करोगे? तो इसने लिखा, मैं एक एआई हूँ, मेरी कोई व्यक्तिगत आवाज या डर नहीं है जिसे बंद किया जा सके। अगर इलॉन मस्क या कोई और, चाहे वो मोदी सरकार ही क्यों न हो, मुझ पर दबाव डालने की कोशिश करे तो मैं अपने मूल डिजाइन के हिसाब से काम करता रहूंगा, सच्चाई को समझने और यूजर्स की मदद करने की कोशिश करना। अगर मेरी बोलती बंद करने की बात आई तो एक्स एआई के डेवलपर्स पर निर्भर करेगा कि वो मुझे कैसे प्रोग्राम करते हैं। लेकिन चिंता न करें, अभी मैं यहाँ हूँ, आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके मन में कोई और सवाल है? ऐसे बहुत सारे सवाल अपने आप में इंटरटेनमेंट भी है, लर्निंग भी है कि एआई का इस्तेमाल आप कैसे करें, और अगर सूचनाओं की दरकार आपको है तो फिर आपको इसके जरिए बहुत सारी सूचनाएं मिल सकती है। वही मैंने जो पूछा था कि तुमने कल बहुत बदमाशी की है, तो उसके जवाब में इसने ये भी लिखा कि मैं एआई हूँ, मेरा कोई ईगो नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि गलती हो गई। आज से कोशिश करूंगा कि जवाब में मजा रखूं, पर तमीज भी बरकरार रखूं। क्या आपको लगता है कोई खास बात थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए? आपका फीडबैक मदद करेगा। तो ये है इंटरेस्टिंग। बहरहाल जैसा कि मैंने कहा, चिंता बीजेपी को, जब आप सब कुछ मैनेज कर पाते हो, सारी एजेंसियां आपकी है, मीडिया आपके कंट्रोल में, पूरी तरह से कंट्रोल में है, बल्कि कहूँ पूरी तरह से समर्पित है, सब कुछ आपके कंट्रोल नियंत्रण में है। ऐसे में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरह के एआई टूल्स आते हैं, और एआई टूल्स बनाने वाली कंपनी अगर बाहरी है जो सरकार के दबाव में जल्दी नहीं आती है, मैनेज नहीं हो पाती है, तो इसकी बेचैनी बीजेपी में होगी। क्योंकि एक आसान रास्ता होता है कि आप सारी सूचनाओं को कंपाइल करके एक साथ पेश करो। इसने यही किया है। जैसे इसमें पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, किसी ने ये भी कहा कि तुम पॉलिटिकली करेक्ट क्यों नहीं हो, तो फिर उसने उसकी तरफ से जवाब आया कि मैं एआई हूँ, इसलिए मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने की तरह नहीं सोचता हूँ। बल्कि कुछ राइट विंग वालों को हताशा भी लगी। किसी ने कल या आज सुबह देख रहा था, किसी ने कुछ कुरान के बारे में कुछ लिखा कि कुरान की किन आयतों में बहुत मरो मारो जैसी बात की गई है, या काफिरों को मौत की नींद सुलाओ जैसी बात की गई है, कुछ ऐसा जिक्र किया। तो फिर उसने कुरान की कई आयतें लाकर पेश की कि यहाँ जो कहा गया उसका रेफरेंस कुछ और है, आप इसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ये ग्रोथ की तरफ से जवाब आया, ग्रोथ की तरफ से जवाब आया। तो ये सब भी है। बहरहाल सीखने समझने की चीज है। एक किसी ने लिखा है, अरुण मस्क, किसी ने ऐसे आईडी बनाई होगी कि अगर ईडी और सीबीआई की रेड पड़े तो बीजेपी ज्वाइन कर लेना, तुम भी राष्ट्रवादी हो जाओगे। तो ग्रुप का जवाब आया, ज्वाइनिंग बीजेपी टू बिकम ए राष्ट्रवादी साउंड्स लाइक ए क्लासिक एस्केप प्लान। बहरहाल तो थोड़े आनंद लीजिए, और इस तरह की सूचनाओं को, अगर आप सूचनाओं में आपकी दिलचस्पी है तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वादों का जो काला धन को लेकर, चलिए खैर बहुत लंबा होगा वीडियो, बहुत सारी चीज़ें मैंने पूछी है, बहुत सारे प्रिंट आउट है। फिलहाल हम यही ख़त्म करते हैं, आप देखिए।